नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कड़वा आज आपके साथ फिर से हाजिर हूँ भारतीय संविधान की नई क्लास को लेकर। पीछे तक हमने अनुच्छेद 20 के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार क्या क्या उसमें प्रावधान थे। आज उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और उसी क्लास में आज अनुच्छेद 21 के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 21 या अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार देता है। ठीक है, हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे। मौलिक अधिकारों में ही अनुच्छेद 21 ये कहता है कि आपको जीवन जीने का अधिकार है। जीवन जीने का अधिकार, जीने का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है? अनुच्छेद 21 हमें जीवन जीने का अधिकार देता है। अब ये जीवन जीना किस प्रकार का जीवन जीना? ऐसा भी क्या जीवन जीना जिसमें मुझे साफ पानी नहीं मिलता कि हाँ जी तो रहे लेकिन गंदा पानी पी लीजिए? ऐसा भी क्या जीना कि जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, वहाँ पर फैक्ट्री हैं, धुआं निकल रहा है, हमें उचित सही तरीके से सांस नहीं ले पा रहे? ऐसा भी क्या जीना कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, हम पढ़ाई नहीं कर सकते अपनी, और भी कुछ काम है जो हम कर नहीं पाते? तो यानी ऐसा भी क्या जीना जो जिसमें जीना मर मर के जीना है? यानी आपको जीवन जीना है विद डिग्निटी, विद सम्मान के साथ आपको जीवन जीने का अधिकार देता है। ठीक है, अनुच्छेद 21 में साफ साफ लिखा है कि आपको जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 आपको देता है। ठीक है, इसी अनुच्छेद 21 के बारे में हम खूब पढ़ेंगे। इसके बारे में कई आज तक के भारतीय संविधान में लगभग 70 ऐसे केस हो चुके हैं जिनमें इस जीवन जीने के अधिकार को डिस्क्राइब किया हुआ है। उन 70 अधिकारों को ना पढ़ते हुए कुछ जो इम्पोर्टेंट अधिकार हैं उनको पढ़ेंगे। कुछ ऐसे केसेस जो हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को हम पढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक केस हम आगे लिखेंगे। एक कार्यकर्ता है, कांग्रेस की कार्यकर्ता है मेनका गांधी। केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेनका गांधी कांग्रेस की कार्यकर्ता है, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, बनाम भारत संघ। अब आप पूछोगे कि सर मेनका गांधी का और इस केस से क्या रिलेशन है? ये मामला है 1978 का। मेनका गांधी जो अभी मैंने बताया कि गांधी परिवार की बहू, साथ साथ में बहुत बड़ी कार्यकर्ता है कांग्रेस की। ये क्या है कि फॉरेन टूर जा रही थी, विदेश जा रही थी, तो इनकी जो पासपोर्ट था उन्हें जब्त कर लिया गया। उन्हें जब्त कर लिया गया तो इन्होंने केस कर दिया। केस बना मेनका गांधी बनाम भारत संघ। तो चारों तरफ ये अफवाहें फैली कि क्या बात है, क्या रीजन है कि मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया। तो फिर इन्होंने जब भारत संघ के खिलाफ केस किया तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीने का अधिकार है। उस गरिमापूर्ण जीने के अधिकार के साथ विदेश जाने का भी अधिकार हमें आर्टिकल 21 देता है। तो आर्टिकल 21 के तहत पहला केस हुआ मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। इसमें लिख सकते हैं इस मामले में ये निर्णय दिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीने व विदेश जाने का अधिकार होता है। अधिकार है। कौन सा आर्टिकल देते हैं? आर्टिकल 21। इसके बाद में मेनका गांधी के केस के बाद में एक केस हो, नाम है बेगम हुस्न आरा। बेगम हुस्न आरा। बेगम हुस्न आरा, बेगम हुस्न आरा खातून बनाम भारत संघ, बनाम बिहार राज्य, बिहार राज्य। ये मामला है 1979 का। क्या मामला है देखिए। बेगम हुस्न आरा बनाम बिहार राज्य का मामला
काफ़ी पेचीदा है। बिहार में जो जेल थी, बिहार राज्य में जो जेलें थी, अब आप जानते हो हर राज्य में जेल होती है, तो बिहार राज्य की कंडीशन अलग थी। यहाँ पर क्या था कि बिहार राज्य में जो जेल थी वहाँ पर जो स्ट्रेंथ वहाँ होनी चाहिए, मान लो कि अगर वहाँ 50 लोगों को रहने की जगह है तो वहाँ पर लगभग 200-300 लोगों को बंदी बनाकर रखा है। ऐसे लोग भी हैं, ऐसे कैदी भी हैं जो विचाराधीन हैं, मतलब जिनका अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है कि ये क्या कैदी है, अपराधी है या नहीं है। ऐसे लोग जिनको नॉर्मल अपराध था फिर भी इन जेलों में ठूसे हुए थे। मान लो किसी रूम में रहने की जगह 2 जनों की, उस रूम में 20 जनों को डाल दे तो अब कैसी सिचुएशन होगी। वैसी ही सिचुएशन बिहार की जेलों में थी। एक महिला थी, महिला वकील थी जिनका नाम था कपिला हिंगोरा। उन्होंने बिहार की जेलों में निरीक्षण किया और देखा कि लगभग ऐसे बहुत से केसेस हैं जो बिहार की जेलों के साथ साथ पूरे भारत में फैले हुए हैं। यानी उन कैदियों को भी रखा गया है जिनका जो भी विचाराधीन है, अभी तक उनके केस सिद्ध नहीं हुए कि क्या इन्होंने अपराध किए या नहीं किए। इस मामले के कारण क्या हुआ कि कई जेलों में ठुसे पड़े लोगों को देखते हुए कपिला हिंगोरानी ने कहा कि कैदी है तो क्या हुआ, उन्हें भी अपना जीवन जीने का अधिकार है। कैदी है तो क्या हुआ, उन्हें भी अपना जीवन जीने का अधिकार है। और इस मामले, इस नाम से बेगम रोशनी आरा बनाम बिहार राज्य के नाम से केस फाइल हुआ और बाद में इस केस को आगे बढ़ा। तो इस मामले में ये निर्णय दिया गया कोर्ट द्वारा कि हर व्यक्ति इस मामले में ये निर्णय दिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को उचित समय पर अपने फैसले की सुनवाई का अधिकार है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने फैसले की जल्दी से सुनवाई का अधिकार देता है। कौन सा, किस केस में कहा गया, बेगम रोशनी आरा बनाम बिहार राज्य। इसके बाद में एक केस और हुआ, ठीक है, नाम था परमानंद कटारा। परमानंद कटारा बनाम भारत संघ के मामले से एक केस दर्ज हुआ, तो आप लिख सकते हैं परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। परमानंद कटारा और बनाम भारत संघ का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। कई बार आता है कि ये परमानंद कटारा का केस क्या था, कब आया, ठीक है। तो ये केस भी 1979 का ही। इसमें क्या था, परमानंद कटारा नाम से एक व्यक्ति थे, वो स्कूटी से जा रहे थे, अपने विक्की से जा रहे थे। तो क्या हुआ कि चलते चलते उनका क्या एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के कारण उनको ज़्यादा चोटें आई। चोटें आने के बाद में क्या हुआ कि हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में इस केस को, एक्सीडेंट मामला पुलिस मामला होने के कारण हॉस्पिटल में इनके इलाज को मना कर दिया कि पहले ये पुलिस केस है, पहले पुलिस में केस दर्ज करवाए। और उसके बाद में इन परमानंद कटारा की मृत्यु हो गई, निधन हो गया, डेथ हो गई। तो केस चला परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति है, कैसी भी सिचुएशन है, उन्हें पहले न्यायिक मामलों में ना फंसाकर पहले उचित समय पर उन्हें इलाज मिलने का अधिकार देना है, ठीक है। वैसे आपने मूवी देखी होगी मुन्ना भाई MBBS, जहाँ संजय दत्त दिखाता है कि किस प्रकार पहले अगर किसी के चोट लगी है तो पुलिस केस से पहले आपको क्या करना चाहिए, पहले उस व्यक्ति का इलाज करना चाहिए, ठीक है। तो लिख सकते हैं इस मामले में निर्णय दिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को
उचित समय पर इलाज मिलना चाहिए। ठीक है, किस मामले की बात हो? परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। आगे चलते हैं, साफ कर दो इसको। अब एक केस हुआ, नाम था विशाखा बनाम भारत संघ या राजस्थान राज्य। इसको भारत संघ के मुकाबले राजस्थान राज्य, राजस्थान विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। ये क्या केस था? ये केस लगभग 1997 का केस है, 1997 का। ये केस क्या था? ये केस विशाखा बनाम भारत संघ का मामला बहुत अच्छा केस है, इसको आपको काफी अच्छे से समझना चाहिए। मामला है राजस्थान का। राजस्थान में एक महिला थी, नाम था भंवरी देवी प्रजापत, यानी जो कुम्हार होते हैं, जो घड़े वगैरह बनाते हैं, उन्हीं के रिलेशन में थी ये। तो क्या था कि भंवरी देवी एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, महिला थी, और ये क्या है कि बाल विवाह की मुहिम से जुड़ी हुई थी कि बाल विवाह किस प्रकार राजस्थान में बढ़ रहा है उसको रोका जाए, उस मुहिम से जुड़ी हुई थी। तो खुद इनका विवाह लगभग 1952 में इनका जन्म हुआ था, और लगभग जब ये 5 साल की थी तो इनकी शादी हो गई, और इनके जो शोहर थे, हस्बैंड थे, उनकी भी शादी लगभग 5 साल की उनके थे। तो इनका क्या हुआ कि शादी हो चुकी थी, बच्चे थे, चार बच्चे थे, लगभग मेरे अंदाजे से 4 बच्चे थे, याद जहाँ तक मुझे आइडिया है। तो इनका क्या हुआ कि ये सामाजिक कार्यकर्ता थी, बाल विवाह रोकथाम के लिए उस मुहिम से जुड़ी हुई थी। तो जिस गांव में ये रहती थी, जयपुर के आसपास का क्षेत्र, तो वहाँ क्या है कि आप जानते हो कि राजस्थान में आखा तीज एक ऐसा सावा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बाल विवाह होते हैं राजस्थान में। तो अब क्या हुआ कि इन्होंने देखा कि इन्हीं के गांव में गुज्जर जाति में गुज्जर और अच्छे पैसे वाले थे, दूध का काम करते थे। तो ये जो गुज्जर है, इनके परिवार में एक छोटी सी बच्ची जिनकी उम्र मात्र 9 महीने थी, 9 माह, मात्र 9 माह, जन्म के 9 माह में शादी हो रही थी। शादी करवा रहे थे, बाल विवाह था। तो इन्होंने जाके रोका, तो इनको कैसे करके इनको धक्के मार के निकलवा दिया। ठीक है, अब ये इस मामले सामाजिक कार्यकर्ता थी, बाल विवाह मुहिम से जुड़ी हुई थी। तो ये क्या है, पास के थाने पहुंची और पुलिस बुलाई और वहाँ पहुंच गई। एक बार तो कैसे करके उस दिन तो बाल विवाह रोक दिए थे, लेकिन उस 9 माह की बच्ची का अगले दिन बाल विवाह हो गया। ये बात जब उन लोगों शादी तो करवा दी, लेकिन उन लोगों की ये सोच नहीं बदली। उनके बाद ये जहन में थी कि इस महिला के कारण एक अच्छा सावा बोलते मतलब अच्छा मुहूर्त, एक अच्छे मुहूर्त था आखा तीज का, और हमारी बच्ची की शादी होने से इसने रोका है। तो उन्होंने क्या किया कि इस महिला के घर में हर तरीके की सुविधाएं जो भी थी, दूध की सुविधाएं, और एक तरीके से बेदखल कर दिया, बाहर एक गांव से बाहर हो गए। और इस बात को इन्होंने कुछ ज़्यादा इतना पकड़ा नहीं, घोर देर नहीं किया, अपना काम करती रही। मामला बढ़ता रहा। अब ये हुआ कि एक दिन उन्होंने क्या किया कि
भंवरी देवी और भंवरी देवी के हस्बैंड खेत में काम कर रहे थे। उस परिवार में से 5 लोग, एक तो जिस बच्ची की 9 महीने में शादी हुई वो उनके पिता, एक उनका चाचा, भतीजा, एक फ्रेंड और एक और मेंबर था। 5 लोगों ने भंवरी देवी को खेत में काम कर रही थी वहाँ पहुँचे और उनके हस्बैंड को ईंट से सर में मारा और वहीं वो बेहोश हो गए। और उन 500 लोगों ने एक तरीके से उस भंवरी देवी के साथ में क्रूरता यानी गैंग रेप की। जब ये बात इनकी एक फ्रेंड हुआ करते थे भंवरी देवी को पता चली तो इन्होंने कहा कि हम उन लोगों को ऐसे नहीं बरी करेंगे, एक तरीके से उनके खिलाफ पुलिस केस करेंगे। तो ये जब लोग रात को 12 बज चुके थे, पुलिस थाने पहुँचे तो वहाँ पर क्या हुआ, थाना पहुँचे रात के 12 बजे तो पुलिस वालों ने इनके साथ क्रूरता देखी, कितने हद की क्रूरता थी। इन्होंने भंवरी देवी को ये कहा कि आपके साथ गैंग रेप हुआ है कि हाँ। तो जो आपने लहंगा पहना है, लहंगा मतलब जो आपने नीचे जो पहन रखा है, उस लहंगे पर उन 5 लोगों का सीमन होगा, आप वो लहंगा यहीं छोड़ के चले जाइए। क्रूरता देखिए, क्रूरता की हद देखिए। यानी जिस महिला के साथ गैंग रेप हो रही हो उस महिला को कहा जा रहा है कि आप अपना लहंगा यहीं छोड़ के चले जाइए। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी भंवरी देवी। उनके हस्बैंड का जो टॉवल था जो सर पे लपेटते हैं राजस्थानी में, तो सर पे टॉवल रखा जाता है गाँव में, उस टॉवल को खून से लथपथ था। फिर भी लहंगा छोड़कर अपनी इज्जत बचाते हुए कैसे करके उस लहंगे को बांध कर 3 किलोमीटर रात की 12 से 1 बजे गाँव वापस अपने गाँव पहुँचे। ये बात जब सुबह हुई तो सेशन कोर्ट की बारी। अब इन रामपाल गुर्जर नाम से व्यक्ति था। इस रामपाल गुर्जर के बैकअप में एक MLA साहब थे। अब आप जानते हो जो MLA साथ में होता है तो थोड़ा मामला पेचीदा कर बन जाता है अपने, क्योंकि वो उसको कभी फंसने नहीं देता। जब ये मामला सेशन कोर्ट पहुंचा तो सेशन कोर्ट पहले ये मामला पुलिस में पहुंचा, पुलिस के बाद में ये मामला पहुंचा एक किसी मेडिकल टीम के पास। वहाँ पर जो मेडिकल जांच करने वाला था, इन भंवरी देवी के फ्रेंड ने कहा कि क्यों ना हम अपने एक बार मेडिकल जांच करवा लें ताकि हमारे पास एक ठोस सबूत बचे। ये मामला मेडिकल पास पहुंचा, वहाँ एक मेडिकल जांच करने वाला एक जेंट्स था, उन्होंने मना कर दिया और इस मामले को SMS भेज दिया। SMS सवाई मान सिंह हॉस्पिटल में। अब वहाँ भी देखिए, हद देखिए, उन्होंने भी जांच करने से मना कर दिया कि नहीं ये मामला थोड़ा अलग है, तो आप एक बार पहले मजिस्ट्रेट से लिखवा के लाइए रिटर्न में ताकि हम आपकी जांच करें। जब इतने से हद नहीं गुजरी तो वो मजिस्ट्रेट के समक्ष गई और मजिस्ट्रेट ने कह दिया कि टाइम पूरा हो गया है, हमारे 6 बज चुके हैं, अब आप कल आइए। यानी हद देखो कहाँ से कहाँ इस भंवरी देवी के साथ क्या क्या हुआ। फिर भी इन्होंने कुछ नहीं, कल सुबह आए वापस, मजिस्ट्रेट से परमिशन ली और जांच करवाई। फिर केस पहुंचा सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट ने कहा कि जिस प्रकार मेडिकल रिपोर्ट आई है उसके आधार पर मैं निर्णय ये देना चाहता हूँ कि हाँ भंवरी देवी पर रेप हुआ है रेप 5 लोगों का सीमन है, लेकिन ये सिद्ध नहीं होता कि वो 5 जो सीमन मिले वो उन्हीं लोगों के। पता नहीं क्या कुछ हो रखा था, क्या ठान रखी थी उन्होंने। जब सेशन कोर्ट की बारी आई तो वहाँ के न्यायाधीश ने कहा कि आपके साथ गैंग रेप हुआ है लेकिन आपके हस्बैंड ने नहीं देखा। अच्छा, फर्स्ट दिन। सेकंड दिन ये कहता है कि कोई भतीजा और चाचा एक दूसरे के सामने किसी महिला या लड़की का गैंग रेप नहीं कर सकते। क्या पता क्या सोच के आए थे, हो सकता है MLA का पावर था, इस वजह से ही हुआ। यानी भंवरी देवी के साथ इतनी क्रूरता हो रही थी कि आपका रेप हुआ है, आपके हस्बैंड ने नहीं देखा और कोई चाचा अपने भतीजे के सामने रेप नहीं कर सकता। वाह, ये क्या निर्णय था। मामला तुल पकड़ा। राजस्थान पत्रिका वालों का अच्छा एक इसमें रोल था कि उन्होंने हाईलाइट किया कि राजस्थान में जयपुर के आसपास, गाँव तो मुझे याद नहीं आ रहा प्रॉपर कौन सा गाँव था, कि जयपुर के आसपास एक ऐसी घटना घटी है। ये जब बात अखबारों में छपी, हेडलाइन हुई, तब जो सोशल NGOs थे, जो NGO महिलाओं की
साथ में जुड़ते हैं। उस एनजीओ में से एक एनजीओ नाम था विशाखा, विशाखा गाइडलाइन। नाम सुना होगा विशाखा गाइडलाइन। आप कहीं भी किसी भी कार्य क्षेत्र में चले जाइए, किसी भी प्राइवेट कंपनी में चले जाइए, गवर्नमेंट कंपनी, वहाँ एक विशाखा गाइडलाइन नाम से अलग से गाइडलाइन रहती है। तो इसमें क्या हुआ था कि विशाखा गाइडलाइन ने इस भंवरी देवी के मामले को सुना। मामला विशाखा भंवरी देवी के साथ 1992 में हुआ था। चलते चलते 5 साल हो चुके थे, 5 साल, जिसमें जब मामला कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट, इसको हाई कोर्ट ट्रांसफर किया गया, इस केस को हाई कोर्ट ट्रांसफर किया गया। 2007 तक आप ये देखो, 2007 तक ये जो मामला था इसका हाई कोर्ट में सिर्फ एक बार सुनवाई। पता नहीं क्या सोच के बैठे भंवरी देवी के साथ क्या क्या हो रहा था। और विशाखा गाइडलाइन ने ये ठान लिया था कि कैसे करके भंवरी देवी को हमें क्या दिलवाना है, न्याय दिलवाना है। मामला बढ़ता गया, बाद में धीरे धीरे आगे जब बढ़ा तो 3 लोगों को सजा हुई और एक नई गाइडलाइन जारी हुई, विशाखा गाइडलाइन, यानी कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न को लेकर। ठीक है, तो ये मामला है राजस्थान राज्य का। तो इसमें हम साफ लिख सकते हैं कि इस मामले के अनुसार कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से रक्षा करना ही जीवन जीने का अधिकार भी है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न से रक्षा करना। ठीक, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न से रक्षा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, लिख लीजिए। देखिए होगा आपने स्क्रीनशॉट लिख लिया। लेकिन एक केस और पढ़ेंगे आज। केस का नाम है अरुणा रामचंद्र शानबाग। मामला 2011 का। ये केस क्या? अरुणा रामचंद्र शानबाग महाराष्ट्र के एक हॉस्पिटल में नर्स हुआ करती थी। तो लगभग उम्र 25 साल की थी। अरुणा रामचंद्र शानबाग नर्स थी हॉस्पिटल में। तो जब घर जा रही थी तो ड्रेस रूम जहाँ चेंज होता है वहाँ पर ये अपने ड्रेस चेंज करते हैं। इन्हीं के साथ में काम करने वाले व्यक्ति ने, सफाई कर्मचारी ने, इनको कुत्ते के बेल्ट से पकड़ा गले से और इनके साथ में अभद्रता की, रेप किया। इस चक्कर में उनके ऑक्सीजन की सप्लाई दिमाग तक नहीं हुई और सर में चोट लगने के कारण ये कोमा में चली गई। और मामला ये 42 सालों तक वो कोमा में रही, 35 से 42 सालों तक कोमा में रही। इन पर फोकस तब हुआ जब 2011 में सुप्रीम कोर्ट में ये केस हुआ। इनकी एक महिला फ्रेंड हुआ करती थी, नाम था पिंकी हिंगोरानी। ठीक है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर किया कि आप क्या करें, अरुणा रामचंद्र को, शानबाग को इच्छा मत दीजिए, क्योंकि इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है।
वापस सही हो या नहीं, क्योंकि लगभग 35 वर्षों तक तो वो उस समय थी। 35 वर्ष, 2011 तक 35 वर्ष हो चुके थे, यानी उसी अस्पताल में कोमा में पड़ी रही। फिर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि जिस प्रकार अनुच्छेद 21 सभी व्यक्ति को जीने का अधिकार देता है, जीवन जीने का अधिकार देता है, उसी प्रकार हम किसी व्यक्ति को मरने का अधिकार नहीं दे सकते। जीने का अधिकार तो हम दे सकते हैं, लेकिन मरने का अधिकार नहीं दे सकते। साथ ही एक निर्णय ये भी दिया गया कि किसी भी महिला का साथ जीने के अधिकार के साथ साथ क्या है कि अगर मेडिकल रिपोर्ट या मेडिकल बोर्ड ये लिख कर दे दे, लिखित में दे दे कि इस महिला या इस पुरुष का सही होने की कोई उम्मीद नहीं है, असाध्य बीमारी हो चुकी है, तो इस सिचुएशन में कुछ सोचा जा सकता है, उन्हें इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं इस मामले में ये निर्णय लिया गया कि अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 जीने का अधिकार तो देता है, परंतु मरने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। इसमें साथ हम लिख सकते हैं, लेकिन यदि मेडिकल बोर्ड जांच कर ये कह दे कि संबंधित व्यक्ति को असाध्य बीमारी तो कुछ हो सकेगा। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, अगर आपको स्क्रीन में ये चीज़ नीचे वाली दिखाई नहीं दे रही है तो आप लिख सकते हैं कि लेकिन यदि मेडिकल बोर्ड जांच कर ये कह दे कि संबंधित व्यक्ति को असाध्य बीमारी है तो कुछ हो सकेगा। ठीक है, बाकी दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, बाकी करते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।